यहाँ पर आपका ये टॉपिक है वाटसन और क्रिक मॉडल। एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि वाटसन व क्रिक मॉडल ये टॉपिक का नाम है आपका। तो ये जो वाटसन और क्रिक मॉडल है, एक्चुअली होता क्या है, वाटसन और क्रिक ये दोनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया डीएनए मॉडल। वाटसन और क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया? डीएनए मॉडल दिया। इसीलिए इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है कि वाटसन और क्रिक मॉडल, है ना। अब ये चीज होता है, देखो आपने देखा था डीएनए जो होता है ये द्विकुंडलित तो होता है, संरचना होती है। तो सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डीएनए की संरचना है ना। डीएनए सर्पिला क्रम में होता है। तो जैसे देखिए ये डीएनए आपका है ना। अब डीएनए मॉडल जो है जिसको वाटसन और क्रिक साहब ने दिया, इनमें जो है इनके बीच का व्यास यानी कि जो सर्पिलाकार रचना है तो उनके बीच का गैपिंग कितना है, मोटाई कितना है ना। तो व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहीं से बना आपका, इनके बीच का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इतना तो पता ही होगा कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। क्लियर है? तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका होता है व्यास। एक तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया, है ना। देखो एक चीज और समझो, बायो भाई इतनी कमाल की चीज है ना, अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो, यकीन मानो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं। रीजन क्या है, यहां पर जैसे ये आ गया, क्योंकि 50% चीजें ऐसी आती हैं जिनको हमें चित्र से समझाना पड़ता है ना। अगर तुमको चित्र समझ में आ गया, चित्र आपने अच्छे से बना दिया, उसी के बारे में आपने कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, बढ़िया मार्क्स मिल जाता है, बिल्कुल मार्क्स मिलता है। तो पहला तो आपने यही देख लिया कि डीएनए, और ये चीज हम देखो, अब ध्यान से ये दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ याद करना है। चित्र तो बनाना सबको आता है, क्योंकि बायो वाले बच्चे तेज होते हैं, जो तेज नहीं होते वो मैथ ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं। क्योंकि इंटर में बच्चे डिसाइड करते हैं भाई चित्र में तो मैं पैदा हूं, कैसे बायो में पढ़ूं। और जो लेते वो हिम्मत करके नहीं, आई कैन हैंडल, बना लूंगा भाई, अब करना है तो करना है, ठीक है। तो देखो शुरुआत में किसी का अच्छा नहीं होता है, एक बार गंदा होगा, दूसरी बार तीसरी बार से ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले यहीं से आप देखो, चित्र से याद करो, व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें जो आप देख रहे हो ये डीएनए का अणु है, ये क्या है, आप कह रहे हैं ये चीज डीएनए अणु है। और डीएनए का कितना अणु है, एक है कि दो है? तो भाई डीएनए का एक अणु है ना, डीएनए का एक अणु है। लेकिन ये कैसे है, एक कुंडलित द्विकुंडलीनुमा संरचना है ना। तो डीएनए का एक अणु है, यानी कि डीएनए के जितने भी अणु होते हैं वो सब कैसे होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं। चलो एक तो ये हो गया कि डीएनए के जो अणु होते हैं ये संरचना कैसे होते हैं, द्विकुंडलित संरचना वाले होते हैं, है ना। दूसरा नंबर न्यूक्लियोटाइड में कैसे होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉली मीन्स बहुत, है ना, न्यूक्लियोटाइड पता ही है ना। तो ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हाँ बिल्कुल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित युक्त क्षार होते हैं, है ना, श्रृंखला होती है, यानी कि संरचना द्विकुंडलित जो चेन होती है वो कैसे होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। और ये चीज देखो अब किस क्रम में लग रहा है, ऐसा लग रहा है सांप सीढ़ी वाला गेम है जो आता है ना, सांप वाला, सांप काट लेगा, एक जीरो पर पहुंच गया। तो मतलब सर्पिला क्रम में, किस क्रम में होता है, सर्पिल क्रम में होता है, यानी कि सर्पिल क्रम में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। क्लियर है ना। अब दूसरा देखिए, ये तो हो गया सर्पिल क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं एडेनिन और थायमिन है ना।
तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि एडेनिन का 2 है, थाइमीन का 2 है, तो यहाँ पर एक आप लोग सुने होंगे सह संयोजक बंध। ऐसे बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। सह संयोजक और एक होता है विद्युत संयोजक और उप सह संयोजक, ऐसे चलता है। तो ठीक है, जो कुछ भी होगा कुल मिलाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, क्लियर है। तो अभी आपके यहाँ इस तरह से है। तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 और ये बंड जो है बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन आगे देख रहे हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 2 नहीं बल्कि 3 हाइड्रोजन। तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, है ना। अभी क्लियर है ना। तो सर उसमें एक लाइन और, लेकिन रुको मेरी बात तो सुनो। ये तो होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि ये डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल में कौन सा बंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो आप बताएंगे कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, है ना। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बंध। अब प्रश्न आता है और कहीं कोई बंध पाया गया तो उस बंध को बोल देना फास्फोराइड बंध, है ना। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त इसमें और कौन से बंध पाए जाते हैं, फास्फोडाई एस्टर बंध, फास्फोडाई एस्टर बंध पाए जाते हैं। तो इसको भाई स्पेशली कर दो, है ना। मतलब इसमें और कौन से बंध और कौन से क्या हाइड्रोजन बंध ही पाए जाते नहीं, इसमें फास्फोडाई एस्टर बंध भी पाए जाते हैं, क्लियर है। तो सर कब पाए जाते हैं? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर वहाँ पर जो 3, हमने क्या कहा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बंध हैं वो हाइड्रोजन बंध है, 3 है। सर लेकिन आप यहाँ पर ये लाइन में जो डैश रखे हैं, मतलब पॉइंट रखे हैं, वहाँ पर 3 लाइन में है, देखिए भैया। अरे सॉरी, अरे भाई ठीक है ना। अच्छा ये है, देखो भटकती आत्मा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। तो यहाँ पर कितने 3, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या यही हाइड्रोजन बंध ही पाए जाते हैं, नहीं। तो इसमें फास्फोडाई एस्टर बंध भी पाए जाते हैं। एक चीज आपने देखा इसके पहले, ध्यान से समझना। आपने कहा डीएनए का प्रत्येक अणु, चाहे एक अणु लिखे चाहे प्रत्येक अणु, द्विकुंडलित संरचना वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला होता है। यहाँ ध्यान देना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला, श्रृंखला मतलब होता है चेन, सर्पिल क्रम में लगा रहता है, अर्थात इससे ये सब जुड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, इसमें 2 चीज होता है, ध्यान से देखना। एक होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, और एक होता है वो क्या होता है फास्फेट समूह होता है, एकांतर क्रम में जो, हाँ फास्फेट समूह होता है ना। और ये दोनों एकांतर क्रम में, एकांतर में समझ रहे हैं ना, एक का अंतर, ऐसे देख लो एकांतर। तो ये दोनों भी पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों किस में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, क्लियर है। इतना समझ में आया। अब दूसरा नंबर, ये जो डीएनए है, क्योंकि आप इसको बोलते हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो बोलते हो ना। तो डीएनए अम्लीय हो गया क्षारीय होगा, तो भाई देखो नाम से क्लियर है ना। डीएनए ये होता क्या है, तो आपने कहा कि डीएनए अम्लीय प्रकृति का होता है। डीएनए किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब बताइए, जब ये अम्लीय प्रकृति का होता है तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो जो धनापेक्षित होता है इसमें, है ना,
वो हिस्टोन प्रोटीन से बना जुड़े होते हाँ जुड़े रहते हैं। जुड़े थे। क्लियर है ना? तो इसमें धनावेशित पार्ट किससे जुड़े रहते हैं? मतलब डीएनए का जो धनावेशित पार्ट है भाई अम्लीय है तो ऐसे दिमाग लगाओ H+, अरे यार H+ आयन देते हैं आर्हीनियस के अनुसार ये तो है वे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो वही करें। इसमें धनावेशित पार्ट जो होता है धनावेशित वो किससे हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होता है या हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, है ना? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। अभी इतना समझ में आया? देखो इसमें कुछ चीजें अभी छूट रही हैं, पूरी चीजें नहीं बताया गया इसमें, ऐसे बेसिक ऊपर से बताया गया है ना? कई सारी चीजें जैसे देखो अभी यहाँ पर आपने कहा कि इसमें क्या पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध कहाँ गई? ये फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या इसके बारे में मैंने बहुत खास आपको बताया ही नहीं, हाँ सर। है ना? तो जब एक्चुअली इसके बारे में मैंने बहुत खास आपको बताया ही नहीं तो शायद आपको ये चीजें ना समझ में आ रही कि ये क्या है, ये क्या है ना? ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है ना? देखो पहली प्रायोरिटी जो मेरा मानना है, पहली प्रायोरिटी आप ये रखो कि एक बार इंटरेस्ट बन जाए। क्या ऐसे दिमाग में अरे यार आसान तो है। डीएनए वाटसन मॉडल क्रिक क्या है? तो डीएनए या वाटसन और मॉडल क्रिक क्या है? देखो कितना आसान हुआ एकदम बिल्कुल। अभी ठीक है इनको अभी देखते हैं, अलग से देखते हैं ना। जो जिद्दी टाइप रहते हैं भाई वीआईपी लोग को वीआईपी तरीके से व्यवस्था करो, और क्या सही ठीक है? तो देखो अभी पहले सब तो टॉपिक क्या है? वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया या प्रस्तावित किया गया डीएनए का मॉडल होता है। द्विकुंडली मॉडल। हाँ अभी ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन डीएनए मॉडल होता है, लेकिन किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो पहला पॉइंट तो आपने यही से लिख दिया। क्लियर है ना? अब देखिए डीएनए मॉडल मतलब इसके बारे में लक्षण आप कैसे लिखोगे? तो पहला नंबर डीएनए जो होता है, डीएनए का जो भी अणु यानी कि प्रत्येक अणु द्विकुंडलित संरचना होता है ना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ा रहता है, जिसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह उपस्थित रहता है। एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, लेकिन साथ साथ में सर्पिला क्रम भी होता है। एकांतर क्रम में ये दोनों पॉली, लेकिन डीएनए का जो प्रत्येक अणु है वो किस में रहता है? सर्पिल क्रम में जुड़ा रहता है। क्लियर है? अच्छा द्विकुंडलित अणु होता है तो इन द्विकुंडलित अणुओं के बीच का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है ना? फिर आ जाओ कि इसमें एडेनिन और जैसे आपने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है, तो भाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, यस सर, वो दो फॉर्म में होते हैं, है ना? प्यूरिन एक तो प्यूरिन और पिरिमिडीन। क्लियर है? तो अभी खैर ठीक है वो अलग से देखते हैं। यहाँ भी सीधा सीधा एडेनिन और थाइमीन जो कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, प्यूरिन में आते हैं, पिरिमिडीन में? प्यूरिन में एडेनिन और थाइमिन से प्यूरिन उसमें आती है ना, प्यूरिन में। हाँ जो जिसमें आता है देख लेना एक बार, लेकिन अभी एडेनिन, हाँ ये चीज ध्यान दो। देखो प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, तो पीएजी पागल, ठीक है? कभी कंफ्यूज मत होना बच्चा, मैंने जानबूझकर इस तरह से पूछा था, ठीक है? हाँ पाग पागल है ना, पेज कुछ भी आप, ठीक है? तो बस प्यूरिन में कौन आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन एडेनिन के साथ में कौन जुड़ता है? थाइमिन। थाइमिन। पागल लोग क्या करते हैं? आटा सानते। तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कौन? मतलब अरे रुको अभी उनको निकालते हैं, अभी तक समझ पाए ना? ये देखो कंफ्यूजन वाली चीजें हो जाती। क्लियर है ना? तो देखो प्यूरिन में कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन आता है। क्लियर है ना?
और ये पागल लोग क्या करते हैं, आटा सानते हैं। अब आटा जब सानते हैं तो बताओ कनेक्ट दोनों हाथ से ऐसे सानते हैं ना, तो बस एडनिन और ग्वानिन के बीच में एडनिन और थाइमिन, थाइमिन। अरे सॉरी डबल बॉन्ड सर। एडनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, अभी डबल हाइड्रोजन कंफ्यूजन, जो लोग आटा सानते हैं दोनों हाथ से, गजब, समझ में आया? तो अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अब बात करें पिरीमिडीन, है ना, तो पिरीमिडीन में कौन आता है, यूरेसिल, साइटोसिन्स और थायमिन। ग्वानिन नहीं, थाइमिन और साइटोसिन। अभी यूरेसिल को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, पीटीसी। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने कहा पिरीमिडीन है ना, यहाँ प्यूरिन है, तो प्यूरिन, यहाँ पिरीमिडीन, क्लियर है ना। तो यहाँ देखो बना है कि नहीं, तो यहाँ देखो पिरीमिडीन, प्रिया ने क्या किया, अब यहाँ समझो ध्यान से, पिरीमिडीन वाला कंफ्यूजन ना हो। तो प्रिया को क्या किया गया, पटक दिया गया, ऐसे समझ लो। प्रिया को क्या किया गया, उठाकर पटक दिया गया, ठीक है। तो बस ऐसे, तो पटक मतलब मेन याद यही रखना है, वो पटाखा दगा रही थी और तुम पहुंचे उठाकर पटक दिए, है ना? और जब आप पटक दिए तो बताओ, है ना, प्रिया को पटके, तो प्रिया से याद आ जाएगा पिरीमिडीन। हाँ, प्रिया से, अब पी से प्यूरिन को मत याद करना, प्रिया को उठाकर पटके, तो प्रिया से याद क्या आ गया, पिरीमिडीन। तो पिरीमिडीन किसे कौन होता है, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन अभी डीएनए की बात करें तो भाई साइटोसिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है ना। तो किसने पटका, यू तुमने प्रिया को पटक दिया, सर डीएनए में कहाँ रहता है, ये आरएनए में आता, लेकिन है तो इसी में ना। किसने पटका, यू, है ना, प्रिया ने पटक दिया। तो बस क्लियर है। अब जब ये पटक दिया तो क्या हुआ, आगे देखो, है ना। पटका तूने, सर पटका तूने, तो सुनो, उसने क्या किया, तुम्हारे संग, है ना, साइटोसिन ग्वानिन। क्लियर है, तुम्हारे संग, आगे समझ लो, ठीक है। तुम्हारे संग क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गए। तुम्हारे संग सब लोग तुम्हारे, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो समझने के लिए, तुम्हारे संग उसने क्या किया, या तुम्हारे संग उसने 3 बार क्या किया, तुमको तमाचा मारे, कुछ भी कर दो यार, समझ, ठीक है। तो बस चलो ठीक है, अभी समझ में आया तो याद रहेगा ना। हाँ, तुम्हारे संग, तो ऐसे याद रखो, सी और जी के बीच में कितना, हाँ, तो तुम्हारे संग 3 बार, पटका पटकी पटकी जो कुछ भी समझ लो, जस्ट फन समझने के लिए। अभी ये कंफ्यूज तो नहीं रहोगे ना। सीजी मतलब चलो जी। हाँ, तुम्हारे संग प्रिया ने क्या कहा, चलो जी। 3 बार तुमसे कहा, चलो जी, चलो जी, चलो जी। चलो जी आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ से एक, देखो आपने ऐसे मजाक में ना, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला कवर कर दिया। देखो यहाँ पर होता क्या है, नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजनी। क्या यार, नाइट्रोजनी क्षार, यस सर, ग्वानिन, थाइमिन। तो नाइट्रोजनी क्षार जो होता है 2 होता है, एक तो प्यूरिन के फॉर्म में और एक होता है बच्चा पिरीमिडीन के फॉर्म में। स्पेलिंग थोड़ा पंगा हो सकता है, पिरीमिडीन के फॉर्म में। तो देखो प्यूरिन में कौन आता है, 2 आते हैं, तो बताओ, प्यूरिन में नहीं पटका गया था, प्रिया को पटका गया। एडेनिन ग्वानिन आते थे, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन PAT, सर। हाँ, तो प्यूरिन में पागल हुए थे, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, क्या हुए थे, पागल हुए थे, है ना, पागल हुए थे, यानी कि एडेनिन ग्वानिन अरे सर। sorry, इसमें 2 आता है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और, इसको आपने शॉर्ट में याद किया था PAG, पागल हुए थे, है ना। और जब पागल लोग दोनों हाथ से आटा सानते हैं, डबल बॉन्ड। आप घर पर ये बायो का प्रैक्टिकल मत करना, मम्मी तुम पागल हो क्या, हाथ से आटा सानते हो, तो तुमको पागल बना देंगे। तो एडेनिन और ये दोनों हाथ से आटा सानते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में, क्लियर है ना, समझ में आया। पिरीमिडीन, तो प्री से प्रिया, है ना, तो प्रिया को क्या किया गया था, हाँ पटका गया था, तो TC, या प्रिया को ऐसे समझ लो ताका गया था, नहीं सर,
रखिए इतना ही बहुत सही। नहीं बस करो भी ताकि लो। ताकि तो ताकि क्या हुआ था, ताका गया था। तो यहाँ पर ऐसे देखो, पीटीसी यहाँ ये पीटीसी को टी ताका से क्या हुआ, टमाटर थायमीन नहीं कुछ गलत हो रहा है यार। पीटीसी सही है साइटोसिन था और थायमीन था। पटका पीटीसी सर सी सही है पटक सी के सही है। सी की जगह पे यूरेसिल था और क्या साइट। थायमीन। इसके बाद में सी के बाद में आप यूरेसिल सही है गुरुजी हाँ सही है सही है सही। काहे इसमें मतलब ये आता है, लेकिन ये तो अलग, ये तो बॉन्ड इसके साथ बनाता तो है ना। तो इनको क्या किया गया था, ताका गया था, पटक है दिया ना, गया था पटक दिया गया था, जो समझो। तो मतलब ऐसे याद रखो, यहाँ पर थायमीन पिरिमिडीन में दो होते हैं, कौन कौन से, थायमीन थायमीन और, लेकिन इसमें कौन थे, एडेनिन और एडेनिन और ग्वानिन। ग्वानिन थे। इसमें थायमीन और थायमीन और साइटोसिन, है ना। जब प्रिया को ताका गया था, या आप करो प्रिया को पटका गया था, तो उसने क्या किया था, तुम्हारे संग, चलो जी है ना। कितनी बार कहा था चलो जी, 3 बार 3 बार। मतलब यहाँ साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड पाया जाता है ना। समझ में आया, तुम्हारे संग उन्होंने क्या कहा भाई, 3 बार कहा संग, अरे संग चलो यार, अकेले कहा चलो, सर यू समझ में आया? यू लिखिए यू। हाँ एक चीज और है, और ये सब किसने किया, किसकी वजह से हुआ, यू। यू की वजह और तुम से कहे, सर यू तुम्हारे वजह से हुआ, यूरान में यू। तो मतलब क्या होता है, साइटोसिन के स्थान पर, अरे यूरान साइटोसिन के स्थान पे यूरेसिल हाँ इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, तो TCU, है ना। क्लियर है। टीटीसी अरे पटका गया था यू तुम्हारे कहने पर, ठीक। सर पी लिख दीजिए अभी क्लियर है इतना। अभी यहाँ पर आपने देखा ये चीज, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फास्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं। क्लियर है। लेकिन सर इसमें कहाँ पाए जाते हैं मॉडल में ये फास्फोडाइएस्टर बंद वही तो भाई, अभी इनको कुछ देर हटाते हैं, इतना याद रखते हैं कि इसमें फास्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं। और ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, केंद्रीय मुख्य कुंजी अक्ष। क्या है, केंद्रीय मुख्य कुंजी अक्ष। तो बताइए, अब यहाँ पर सारी चीजें अभी तैयार हो गई, यस सर हाँ अच्छे से तैयार हुई ना। पूछिए आप देखिए यहाँ पर अभी 2-4 पॉइंट अभी छूटा है, जैसे कि ये है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम है। तो एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो देखो ये कुंडलित है, आपने कहा कि ये द्विकुंडलित संरचना होता है, इधर ध्यान दीजिए। DNA क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। तो अगर ये जो कुंडलन का एक चक्कर देखा जाए, है ना, एक रोटेशन, कुंडलन का एक रोटेशन का मतलब देखिए, ये ऐसा आधा यहाँ तक और फिर यहाँ तक आया आधा यहाँ तक, सेकंड रोटेशन मतलब एक हुआ। इसी तरह देखिए, ये ऐसे चला यहाँ तक आधा, है ना, और फिर ऐसे घुमा यहाँ तक। तो जो कुंडलन का एक चक्रण होता है ना, यानी कि एक रोटेशन के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो लिख लीजिए, कुंडलन के एक रोटेशन के बीच की दूरी, कुंडलन के एक रोटेशन, रोटेशन मीन समझ रहे हो, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रण, घुमाव, एक चक्कर। रोटेशन के बीच की दूरी कितनी होती भाई, 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इतना लिखे। दूसरा नंबर इसमें, चलो ये तो यहां से क्लियर हो गया, है ना। अब फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम है ना, और ये C से यहाँ से उठा और यहीं तक, यानी कि बीच में गैप है ना। तो ये क्या है, तो यहाँ पर देखो, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही श्रृंखला है ना, है कि नहीं भाई, ठीक। और देखो एक ये है न्यूक्लियोटाइड, है ना, और ये न्यूक्लियोटाइड है। तो देखो यहाँ पर एक ये 2 न्यूक्लियोटाइड हुआ ना। तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है कि नहीं,
नहीं समझे? ऐसे नहीं बोल सकते। देखो ये श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। उस श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड ये है C2G, जी 3 हाइड्रोजन बंध के साथ दोनों कनेक्टेड है ना, और यहाँ भी कनेक्टेड है। तो इन दोनों यानी कि इनके बीच का मॉडल पहले देखिए, पहले ये यहाँ पे जो आप यहाँ पे मतलब एडेनिन और थाइमिन है, और यहाँ फिर जो साइटोसिन और ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ भी थाइमिन और एडेनिन इधर रहेगा। पहले देखिए, देखो अभी उसके लिए परेशान हो, कुछ देर उसको हटा देते। अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप इसको हटा दो कुछ देर, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ के बीच इनके बीच में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो आप जो ट्रिपल वहाँ जो देखिए पहले कैसे बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक ये आपने देखा C से G के बीच में ट्रिपल होता है ना, नहीं यहाँ देखा थे कुछ। यहाँ देखो इधर, और यहाँ C से G एक, 3.4 इधर देखो बच्चा पहले जी एक, ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, हाँ एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। हाँ। अब कोई भी आप दो ले सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच की दूरी होती है 3.4। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही श्रृंखला के दो न्यूक्लियोटाइड किन्हीं दो, अब कोई भी दो, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, जी। परेशान, किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4। लिख लीजिए, लिखिए। 80 और 80 के बीच में देखिए उसमें भी उतना ही होगा। हाँ, अगर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखिए, रहेगा यहाँ और यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस, वही हमने क्या कहा, किन्हीं दो, अभी लिखो कंफर्म हो जाएगा, एक ही श्रृंखला के, ऐसे लिखेगा, एक ही श्रृंखला के, एक ही, अब ये कंपैरिजन यहाँ से एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में कूद कर नहीं करना है। देखो हाँ निको, अच्छा इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं, एक ही श्रृंखला में हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड। तो एक ही श्रृंखला के किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी, एक ही श्रृंखला के, लिख दूं क्या, नो सर, एक ही श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी, एक ही श्रृंखला के किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इतना अभी क्लियर है कि नहीं? एकदम एकदम एकदम। चलो, एक ये 34 एंगस्ट्रॉम वाला और एक इधर आपने देखा 3.4, ये दोनों क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, है ना। ये अभी देखिए, अब दूसरा नंबर देखो, ये जो कुंडलन होते हैं, है ना, ये जो कुंडलन होते हैं, यही तो है ना कुंडलन, जी 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 ठीक। ये जैसे एक कुंडलन ये है, एक कुंडलन ये है, तो दो कुंडलन के बनने से डीएनए अणु जो होते हैं वो पूरी लंबाई में दो प्रकार के खांचे बनते हैं। मतलब नहीं समझे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये लघु खांच है और ये क्या है, दीर्घ खांच। दीर्घ खांच है ना, ये दीर्घ खांच है और ये क्या है, लघु खांच। लघु खांच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि दो कुंडलन के बनने से, मतलब जब दो कुंडल ऐसे बन जाते हैं तो वहां पर डीएनए जो होता है वो पूरे की पूरी लंबाई में उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है दीर्घ खांच और एक होता है लघु खांच। तो ये दीर्घ खांच है ना, और ये, अब कह रहे हो ये कैसे बना, तो देखो डीएनए के एक कुंडल से ज्यादा बना है कि नहीं, एक कुंडल ये है, एक ही है, एक ये कंप्लीट नहीं, ना ही ये कंप्लीट है। एक्चुअली कंप्लीट तो दो ही है ना, ये बीच में हमारे तो ही कहा गया कि दो कुंडलन के बनने से डीएनए अणु पूरी अपनी लंबाई में दो भाग में बढ़ जाता है, दीर्घ खांच और इसे लिख लीजिए, लिखिए, दो कुंडलन बनने से, हाँ दो कुंडलन या द्वि कुंडलन बनने से, द्वि कुंडलन बनने से डीएनए के अणु लंबाई में दो प्रकार की खांचें बना लेते हैं।
दो कुंडलन बनने से डीएनए के अणु लंबाई में दो प्रकार के खांचे, लंबाई में दो प्रकार के खांचे, इसको ग्रुप बोलते हैं, दो प्रकार के खांचे बना लेते हैं, जी खांच को ग्रुप बोलते हैं, दो प्रकार के खांचे ग्रुप्स बना लेते हैं। अब लिख लो दोनों का, एक मेजर, ये मेजर है और ये माइनर, तो लिख लो नंबर 1 दीर्घ खांच मेजर ग्रुप, और दूसरा लघु खांच माइनर ग्रुप, है ना, मेजर खांच और लघु खांच। कितने कितने दूर पे होते हैं ये भी लिखना नहीं, अभी दूरी नहीं लिखनी क्योंकि दूरी नहीं है, ठीक है, ये तो इसकी, इसलिए मैंने इसको पहले कंफर्म करवा दिया कि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अच्छा, ये चीज क्लियर है ना, 3 पॉइंट। अभी यहाँ सबसे पहले अगर चले तो ये तो भाई कंफ्यूजन ही बना है ना, ये जो 5, ये एक्चुअली 5 नंबर का कार्बन की बात कर रहा है और ये 3 नंबर के कार्बन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो आपने कहा कि डीएनए जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, और इसके पहले अभी आपने पढ़ा भी था कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़ा रहता है। इसके पहले अभी आपने पढ़ा ना कि हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और जो फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं लेकिन एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, है ना। अब देखो जब ये जुड़े रहते हैं तो कुछ ऐसे जुड़े रहते हैं कि वहां पर जो फास्फेट समूह की, जो फास्फेट समूह होते हैं एक तरफ की शर्करा में 5C कार्बन के साथ, ठीक, देखिए 5C कार्बन ये पहुंचा 5C कार्बन, ठीक, और जो दूसरी ओर ये फास्फेट समूह, मतलब ये जो फास्फेट समूह होते हैं एक तरफ की शर्करा, है ना, फास्फेट समूह जो होते हैं एक तरफ की शर्करा से वो किस कार्बन पर जुड़े रहते हैं, 5 कार्बन, और दूसरे तरफ के, इसको लिख लो, अभी क्लियर होगा, लिखने के बाद होगा, इसे लिखिए, डायरेक्ट लिखवाएं या ये लिखवा दें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के समूह में जुड़े रहते हैं, लिख लीजिए इसे। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अब देखो आपने क्या कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 2 समूह हैं, फास्फेट समूह और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दोनों एकांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। अब जो फास्फेट समूह होते हैं, लिखिए फास्फेट समूह, उसी में लिखिएगा लाइन चेंज करके, फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के, फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 नंबर के कार्बन, ऐसे लिखना है, इस तरह से 5 नंबर के कार्बन, ऐसे सिंबल में लिखना, एक तरफ की शर्करा के 5 नंबर की कार्बन से, अब लाइन चेंज कर दो, ये पूरी की पूरी लाइन चेंज कर दो, और अब आगे लिखिए दूसरे लाइन में, और उसी का है, हाँ उसी का है लेकिन इसको छोड़ दो, ठीक, और दूसरी ओर 3 नंबर के कार्बन पर, दूसरी ओर इस तरह से 3 नंबर के कार्बन पर, दूसरी ओर 3 नंबर के कार्बन पर
लिखिए 3 नंबर के कार्बन पर, फिर इसको लाइन छोड़ दो ऐसे, क्लियर है ना। 3 नंबर के कार्बन पर ये मतलब पूरी लाइन गैप कर देना जो भी बचा होगा आपका, ठीक। अब आगे लिखिएगा 3 नंबर के कार्बन पर एस्टर बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, एस्टर बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। एस्टर बंद मतलब बता रहा हूं, एस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सर ये जो पांच कार्बन होती है एस्टर बॉन्ड से नहीं जुड़े रहते हैं। COOR क्रियात्मक समूह है ना। हाँ, एस्टर। हाँ। तो देखो यहां पर ध्यान दो, हमने क्या कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होता है 2 होता है उसमें, एक होता है फास्फेट समूह और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। अब जो फास्फेट समूह होता है एक तरफ की शर्करा के, देखो फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 नंबर की कार्बन से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है और दूसरे तरफ की शर्करा के फास्फेट 3 नंबर की कार्बन से जुड़ा रहता है। लेकिन कौन से बंध के द्वारा? एस्टर बंध। एस्टर बंध के द्वारा, इसलिए इसको नाम दिया गया फास्फोडाइएस्टर। फास्फेट समूह तो जुड़ा है यस सर, है ना। एस्टर बंद। हाँ तो अब समझ में आया फास्फोडाइएस्टर वाली कुछ कहानी, वहां कम समझ में आए थे ना। तो सर ये जो फास्फेट समूह है हाँ। ये फास्फेट समूह से जुड़ा रहता है ना। हाँ। 5 कार्बन। ये जो फास्फेट समूह है इस सर एक तरफ की शर्करा के 5 नंबर के कार्बन से, लेकिन हाँ एक तरफ की शर्करा के, लेकिन दूसरी तरफ की शर्करा के ये तीन फास्फेट कार्बन, तीन ये नंबर एस्टर कार्बन। बंधों से जुड़े रहते हैं। हाँ दूसरे तरफ की शर्करा के 3 नंबर के कार्बन से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन किस बंध के द्वारा? एस्टर एस्टर बंध से जुड़े रहते हैं। तो मतलब इसमें ये फास्फेट नहीं आएंगे ना, फास्फेट ना आएंगे और ना एस्टर उसमें जाएंगे। हाँ, अभी आप नहीं समझे। मतलब ये फास्फेट समूह है, ये फास्फेट समूह जो शर्करा है ये एस्टर बंधों से जुड़ा रहता है। जो फास्फेट समूह है वही एस्टर बंधों से ये जुड़ा कह रहता रहे है। सर ना एस्टर ना उधर जाएगा ना फास्फेट इधर आएगा। ये भी वो है और वो भी फास्फेट है। देखो सिंपल सा, फास्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड है, हाँ जी। 2 हैं, फास्फेट समूह है वो पता है और सर। शर्करा। अभी फिर से सुन, वही जो फिर से फास्फेट समूह है ना, फास्फेट समूह है, ये दोनों शर्करा है। एक तरफ के शर्करा के 5 नंबर के कार्बन से एक तरफ और दूसरे तरफ के 3 नंबर के कार्बन से जुड़े तो रहते हैं, एस्टर लेकिन बंधों द्वारा। एस्टर बंधों द्वारा। भाई उसी से, जैसे वहां हाइड्रोजन बंध से दोनों जुड़े रहते हैं, हाँ, यहाँ एस्टर बंधों। हाइड्रोजन बंध से एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन। लेकिन अब प्रश्न आता है डाइएस्टर बंध से कौन जुड़े रहते हैं? फास्फेट समूह शर्करा से जुड़े रहते हैं। फास्फेट बस अंतर ये है कि फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा की 5 नंबर की कार्बन से, लेकिन दूसरी तरफ की शर्करा के 3 नंबर के कार्बन से जुड़े लेकिन रहते हैं। एस्टर से जुड़े रहते हैं। हाँ एस्टर बंध से जुड़े रहते हैं। भाई वही तो बोला गया। तो हम ये पूछ रहे थे सर, जैसे कि पांच फास्फेट